नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और यहाँ पर मैंने आपके साथ घटना सार की सीरीज़ बाइलिंगुअल फॉर्मेट में स्टार्ट की थी, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा हो। और इसके टोटल 11 पार्ट आ चुके हैं। 10 पार्ट को मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। 11वें पार्ट से मिसलेनियस करंट अफेयर स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट है, पर्सनैलिटीज़ हैं, स्कीम्स हैं, डेज हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में 11वें पार्ट से स्टार्ट हुआ है। और मैंने ये प्लानिंग की है कि मैं अब छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मिसलेनियस पार्ट से एटलीस्ट 6 से 7 करंट अफेयर एग्जाम में आते हैं। तो इससे क्या होगा, छोटे पार्ट होने की वजह से आप क्या करोगे, मान लो किसी समय आप पढ़ नहीं रहे हो लेकिन आप खाना खा रहे हो या वॉक पे गए हुए हो, तो आपने कान में ईयरफोन लगाया और इन वीडियोज़ को सुन लिया, तो आपको एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में सही हो सकते हैं। क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं ट्रिक बना के आपको याद कराने की कोशिश करूँ तुरंत की तुरंत। ठीक है, तो आज 12वें पार्ट में हम चर्चित स्थल्स को डिस्कस करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट लोकेशंस और अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को जो भी सुन रहा है पूरा देखेगा तो उसको बहुत फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर क्या है, चर्चित स्थल के बारे में, मतलब इंपॉर्टेंट लोकेशन। प्रकाशम, प्रकाशम एक जगह है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे क्या मिला है, शुतुरमुर्ग के घोंसले मिले हैं। दुनिया के सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले कहाँ पे मिले हैं, प्रकाशम में मिले हैं। प्रकाशम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अगला करंट अफेयर, रंगापानी स्टेशन। देखिए रंगापानी स्टेशन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। अब ये न्यूज़ में क्यों आया, अभी जो 17 जून को रिसेंटली रेलवे का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे कौन सी ट्रेन खड़ी हुई थी इस स्टेशन पे, अगरतला सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस। ये ट्रेन खड़ी हुई थी और इस पर एक मालगाड़ी ने आके टक्कर मार दी और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। काफ़ी भीषण हादसा माना जाता है, तो इसलिए स्टेशन न्यूज़ में आ गया था। तो आपको याद रखना है, रंगापानी स्टेशन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। पड़ता बेट, पड़ता बेट कहाँ पे है, गुजरात में। तो देखिए जब भी आप बेट वर्ड सुने ना, BET या बेट या इंग्लिश में BET बोलेंगे, तो आप ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए गुजरात की बात हो रही है। जैसे गुजरात के पास एक आइलैंड है आलिया बेट आइलैंड, तो बेट लग गया, ये कहाँ पे, गुजरात के पास है। ठीक है ना, तो बेट लगते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि गुजरात की कोई जगह होगी। अब यहाँ पे क्या मिला है, 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा की बस्ती मिली है। तो क्या याद रखना है, हड़प्पा की बस्ती कहाँ पे मिली है, पड़ता बेट गुजरात में मिली है। कितने वर्ष पुरानी है, 5200 वर्ष पुरानी है। अब यहीं पे आपको तुरंत याद करना चाहिए कि अगर किसकी बात हो रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो यूपी में इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो आलमगिरी सबको पता होगा। ठीक है, कौन सी रिवर के किनारे है, हिंडन रिवर के किनारे है। फिर मंडी है, मंडी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ये भी यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मंडी साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एक साइट है हुला, हुला कहाँ पे है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये 3 साइट आप एटलीस्ट याद रखिए यूपी के कंटेक्स्ट में, आलमगिरी, मंडी और हुला। ठीक है, तो हमने इसका कुछ बेसिक हिस्ट्री भी कवर कर ली। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करंट अफेयर पढ़ें तो उसका अगर स्टैटिक पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको डिस्कस करें। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। महबूब नगर, अब देखिए महबूब नगर कहाँ पे है, तेलंगाना में। ये क्यों न्यूज़ में आया, यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य वंश के 900 वर्ष पुराने शिलालेख मिले हैं। तो किसके मिले हैं, कल्याणी के चालुक्य वंश के। कहाँ पे, महबूब नगर के, तेलंगाना में। अब देखिए चालुक्य में बादामी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य थे, वेंगी के चालुक्य थे। तो ऑप्शंस में अगर हो सकता है कल्याणी के चालुक्य की बात हो रही है, वहाँ बादामी लिख दे या वेंगी लिख दे। तो आपको क्या याद रखना है, महबूब नगर में जो शिलालेख मिले हैं वो कल्याणी के चालुक्य के मिले हैं। और महबूब नगर कहाँ पे है, तेलंगाना में है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला करंट अफेयर इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया के बारे में जब भी आता है तो अधिकतर ज्वालामुखी बहुत न्यूज़ में रहते हैं वहाँ के। तो कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, इबू ज्वालामुखी, ई से ई ऐसे याद हो जाएगा ये वाला। अगला क्या है, ज्वालामुखी मेरापी। तो इसको कैसे याद रखोगे, इंडोनेशिया का उठाओ, इंडिया, इंडिया किसका है, मेरा है, मेरा मतलब हम सबका इंडिया है। तो इंडोनेशिया का इंडिया उठा लिया और मेरापी उठा लिया, तो इंडोनेशिया मेरापी ज्वालामुखी। तो दो वोल्केनो हो गए, एक इबू वोल्केनो और दूसरा मेरापी वोल्केनो, तीसरा रुआंग माउंट वोल्केनो। ठीक है, तो 3 इंडोनेशिया के वोल्केनिक माउंटेन है, इबू वोल्केनिक माउंटेन, मेरापी वोल्केनिक माउंटेन और रुआंग वोल्केनिक माउंटेन। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है, रिंग ऑफ फायर।
मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ज्योग्राफी में इस वर्ड के बारे में सुना होगा, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे मिलता है? ये हमारे पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। पैसिफिक ओशन में एक बेल्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये सबडक्शन जोन है। जैसे आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, तो उसमें प्लेट का मूवमेंट होता है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, तो एक प्लेट नीचे की तरफ घुस जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सबडक्शन जोन बोलते हैं। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर में क्या है? सबडक्शन जोन है। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनो आते हैं। तो कितने परसेंट अर्थक्वेक आते हैं? 90% पूरे वर्ल्ड के अर्थक्वेक रिंग ऑफ फायर के आसपास आते हैं। और रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया भी लोकेटेड है, और भी कई कंट्री हैं पैसिफिक ओशन के, बट इंडोनेशिया भी लोकेटेड है। ठीक है, तो 90% जो रिंग ऑफ फायर में जितने कंट्री लोकेटेड है, उनमें जितने भी अर्थक्वेक आते हैं, पूरे वर्ल्ड के 90% अर्थक्वेक रिंग ऑफ फायर वाली लोकेशन पे आते हैं। और 75% वोल्केनिक इरप्शन होता है। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में है। सबडक्शन जोन है ये। 90% अर्थक्वेक आते हैं, 75% वोल्केनो आते हैं। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं आपको। अगला कोडागू। कोडागू क्या है? कर्नाटक का एक जिला है। यहाँ पे क्या हुआ है? एक नदी थी, लक्ष्मण तीर्थ नदी। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। और लक्ष्मण तीर्थ नदी बिल्कुल सूख गई। अब देखिए, कोई नदी सूख गई है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा भीषण कुछ ना कुछ सूखा पड़ा होगा। तो अब जब सूखा पड़ा है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पड़ रहा होगा। तो GS3 में हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट, उसमें हम बहुत इजीली इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, मेंस की बात फिर बाद में करेंगे, अभी बस इतना याद रखिए कि GS3 के लिए इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी की जो ट्रिब्यूटरी थी वो सूख गई है। ठीक है, अब कावेरी की ट्रिब्यूटरी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कुछ ट्रिब्यूटरी के नाम मैं बता देता हूँ, कुछ आपको कमेंट करके बताने हैं। जैसे हरांगी है, हेमावती है, काबिनी है, अकरावती है और अमरावती है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हरांगी, अकरावती, हेमावती, काबिनी और अमरावती। इसके अलावा कुछ ट्रिब्यूटरी आपको बतानी है। और लक्ष्मण तीर्थ किसकी ट्रिब्यूटरी है? आप खुद ही सोचिए, कावेरी की। ये भी एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो याद रखना, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए पढ़ना है हमको। अगला करंट अफेयर, न्यू कैलिडोनिया। न्यू कैलिडोनिया क्या है? देखिए, फ्रांस का एक जगह है, फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में क्या लगा दिया? आपातकाल, मतलब इमरजेंसी लगा दी है। तो ये फ्रांस का एक ओवरसीज टेरिटरी है। ओवरसीज टेरिटरी मतलब जो फ्रांस की मेन लैंड से टच नहीं होती। और कहाँ पे? ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, यहाँ पे आपातकाल क्यों लगा दिया फ्रांस ने? क्योंकि यहाँ के लोग ये स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और कह रहे थे फ्रांस से कि तुम अपना राज्य हटा लो, हमें इंडिपेंडेंट कर दो। तो न्यू कैलेडोनिया किसकी टेरिटरी है? फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। फ्रांस ने क्या लगाया? आपातकाल लगाया। ये न्यू कैलेडोनिया टेरिटरी कहाँ पे है? ये पैसिफिक ओशन में है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ यहाँ पे है न्यू कैलिडोनिया। ठीक है, इसी की बात हो रही है। यहीं पे क्या हुआ था? आपातकाल लगा दिया फ्रांस ने। अब देखिए, एक मैपिंग भी कर लेते हैं, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़ में आ गया, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया से 2022 में भी और जहाँ तक 21 में भी क्वेश्चन आया था। और मुझे जो जो क्वेश्चन लगते हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, साइड सबको पता होती है, SWNE, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो देखिए, इसमें हम अगर देखें मैप में ऑस्ट्रेलिया के, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस साइड हो गई? नॉर्थ ईस्ट। इतना याद रखना। क्यों? क्योंकि एक बार UPPCS ने क्वेश्चन पूछा था। ये देखिए, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ये डार्लिंग रेंज है। क्या है? डार्लिंग रेंज। तो UPPCS ने पूछा था डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के किस लोकेशन पे लोकेटेड है, मतलब साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में। तो आप खुद सोच के बताइए कहाँ पे होगी? साउथ वेस्ट में होगी। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कहाँ पे होगी डार्लिंग रेंज? ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट में। ठीक है, अब इसी से मिलता मिलता एक और नाम है, ये तो रेंज है, डार्लिंग रेंज मतलब माउंटेन है ये। अब यहाँ पे देखिए, मुरे डार्लिंग बेसिन है, ये रिवर है। मुरे अलग रिवर है, डार्लिंग एक अलग रिवर है। इन दोनों का एक दूसरे की ट्रिब्यूटरी है, तो एक बेसिन बन जाता है। अब ये पूछा जा सकता है, मुरे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है? तो साउथ ईस्ट की तरफ हो जाएगी। और कहाँ गिरती है? देखिए, नीचे की तरफ गिर रही है, ना पैसिफिक ओशन में गिर रही है, ना इंडियन ओशन में, नीचे वाले ओशन में गिर रही है। क्लियर? तो नीचे इंडियन ओशन ही है एक तरीके से, तो इंडियन ओशन में ही गिर रही है, पैसिफिक ओशन में नहीं गिर रही है। ये याद रखना है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में? डार्लिंग रेंज बताई, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताई और मूले डार्लिंग बेसिन बताया। मूले डार्लिंग क्या है? रिवर बेसिन है। डार्लिंग रेंज माउंटेन है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और यहीं पे क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ग्रेट बैरियर रीफ। अगर यही पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के किस लोकेशन पे ग्रेट बैरियर रीफ है, तो आप खुद देखिए किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, पर्थ सिटी दिख रहा है आप लोगों को, ये पर्थ सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक इंडियन ओशन की, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, प्रशांत हिंद महासागर की मीटिंग हुई है, ठीक है। तो पर्थ सिटी भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए, अभी हमने इंडोनेशिया के वोल्केनो के बारे में पढ़ा था ऊपर, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर कोई भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? वाटर वेपर निकलती है। याद रखना, क्या निकलता है? वाटर वेपर निकलती है, ठीक है। इसके साथ ही एक और चीज़ बताता हूँ, और भी गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं। तो इसी से रिलेटेड यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था, जिसे मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ एक यूपीएससी प्रेडिक्शन सीरीज में, जिसमें मैंने यूपीएससी के पेपर को डिस्कस कराया था। और आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आया था यूपीएससी में 2024 में, इसे मैंने डिस्कस करा चुका हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं वोल्केनिक इरप्शन से। ये अपने एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो याद रखना, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस मटेरियल निकलता है, एसेस निकलती हैं, डस्ट निकलता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड निकलते हैं और सल्फर के कंपाउंड निकलते हैं। मतलब ये चारों कंपाउंड निकलते हैं जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है। और मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखोगे 60% के आसपास वाटर वेपर निकलती है। क्लियर? तो ऑस्ट्रेलिया क्लियर हो गया, वोल्केनिक इरप्शन क्लियर हो गया, ठीक है। हमने न्यू कैलेडोनिया से देखो कितनी सारी चीज़ें कर ली। आगे चलते हैं। बेलॉट द्वीप कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। बेलॉट द्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है, जहाँ पे एक साइक्लोन आया, साइक्लोन इल्सा, चक्रवात इल्सा आया, और उसकी वजह से वहाँ पे 80 से 90% समुद्री पक्षी मर गए। तो बेलॉट द्वीप याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे सारे 80 से 90% पक्षी मर गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चक्रवात आया था। चक्रवात का क्या नाम था? साइक्लोन का इल्सा नाम था, ठीक है। तो इतना याद रखोगे। आगे चलते हैं। अब हम नियुक्तियों को करते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट को करते हैं, और अपॉइंटमेंट में हम केवल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, साइमन मैक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये इंडिया की पहली यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी बनी है। उसके कौन बने हैं? वाइस चांसलर बने हैं, कुलपति बने हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि इंडिया की जो यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी है, UAIU इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये कहाँ बनी है? मुंबई में बनी है। याद रखना, मुंबई में बनी है। और इसके पहले नॉन इंडियन, मतलब कोई विदेशी वाइस चांसलर बने हैं। इनका नाम क्या है? साइमन मैक। अब आपसे कमेंट करके आपको बताना है कि साइमन मैक कहाँ के हैं। देखिए, कमेंट जरूर करिएगा कि साइमन मैक के बारे में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और कहाँ बनी है पहली एआई यूनिवर्सिटी इंडिया की? मुंबई में, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला करंट अफेयर, मतलब अगले अपॉइंटमेंट पे चलते हैं। इदाशीशा नारंग, क्या नाम है? इदाशीशा नोग्रांग। ये क्या बनी है? मेघालय की पहली महिला पुलिस डीजीपी बनी है। तो पुलिस में जो सबसे हाईयर रैंक होती है स्टेट में, वो डीजीपी की रैंक होती है। तो वो कौन बनी है? इदाशीशा नोग्रांग बनी है। अब कैसे याद रखोगे? मेघालय का मेघ उठाया। मेघ से क्या की? बादल। मेघ मतलब बादल। बादल क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। वर्षा होने की वजह से क्या हुआ? इदाशीशा नोग्रांग के बाल गीले हो गए। अब उनके बाल गीले हो गए तो उन्होंने क्या किया? शीशा देखा। तो शीशा मतलब शीशा। तो याद रखोगे, मेघालय से इदाशीशा नोग्रांग कौन बनी है? डीजीपी बनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एडमिरल दिनेश कुमार कौन बने हैं? नौसेना के अध्यक्ष बने हैं, मतलब नेवी के अध्यक्ष बने हैं। तो कैसे याद रखोगे? देखिए, नौसेना को जब हिंदी में पढ़ते हैं तो 3 वर्ड हैं, नौसेना, 3 वर्ड हो गए। और इधर किसकी बात हो रही है? त्रिपाठी जी की बात हो रही है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी कौन बने हैं? नौसेना के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अगले उस पर चलते हैं। जेठा अहीर, देखिए जान लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। नाफेड के अध्यक्ष बने हैं जेठा अहीर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आ जाते हैं। दिलीप संघानी इफ़को के चेयरमैन बने हैं। तो ये भी आप चाहें तो छोड़ दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इफ़को से आपको याद रखना चाहिए, इफ़को ने क्या बनाया है? नैनो डीएपी बनाया है। क्या? नैनो डीएपी बनाया है। अब नैनो डीएपी क्या है? इसमें मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कितना कंटेंट होता है, किस रेशियो में होते हैं? तो 8:16 में होते हैं नैनो डीएपी में। अगर नॉर्मली फर्टिलाइजर की बात करूं, नॉर्मली डीएपी क्या होता है? फर्टिलाइजर होता है, सब तो आपको पता होगा। अगर नॉर्मली मैं फर्टिलाइजर की बात करूं तो उसमें एन और पी का रेशियो कितना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ, 8:, नहीं आता रहा, चलो इसको छोड़ देते हैं। आप कमेंट करके बता देना कि नॉर्मल फर्टिलाइजर में एन पी का रेशियो कितना होता है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। जहाँ तक याद आ रहा है मुझे 16:46 होता है, 16:46 होता है नॉर्मल फर्टिलाइजर में, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं।
संजय कुमार मिश्रा, देखिए संजय कुमार मिश्रा का आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये कौन बने हैं? जीएसटी अपीलेट न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं। तो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा, याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखिए जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानना बहुत जरूरी है। देखिए जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये कब आया था? 2016 में आया था। अब देखिए इसके साथ ही एक जीएसटी काउंसिल भी बनी थी। तो जीएसटी काउंसिल जब बनी थी तो कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? 279A, भूलना नहीं है। 279A के तहत क्या बनाई जाती है? जीएसटी काउंसिल बनाई जाती है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अगर मैं आपसे यही एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसा पहला कौन सा कंट्री है जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था? तो आपको ये कमेंट करके बताना है। कमेंट जरूर करना, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो भी एग्जाम में आ सकते हैं, बट आपको थोड़ी बहुत खुद से भी मेहनत करनी है, ठीक है। और हमने क्या देखा? जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के हेड कौन, चेयरमैन कौन बने हैं? पहले अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा, याद रखना, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी कौन बने हैं? लोकपाल के सचिव बने हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन, डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन, ये कौन बने हैं? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के चेयरमैन बने हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के चेयरमैन कौन बने हैं? इमैनुअल सोबेरन, ठीक है। बस इतना याद रखना, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादा इंडिया से रिलेटेड भी नहीं है, बट लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। अगले करंट अफेयर चलते हैं। मनोज पांडा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मनोज पांडा कौन बने हैं? 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। और किनको इन्होंने रिप्लेस किया है? निरंजन राज्याध्यक्ष को। निरंजन राज्याध्यक्ष ने क्या कहा था कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से, पर्सनल रीजन की वजह से त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, मतलब रिजाइन कर दिया था फाइनेंस कमीशन के एज ए मेंबर बनने के बाद। तो अब उनकी जगह कौन आ गए? मनोज पांडा, याद रखना। और कौन सा फाइनेंस कमीशन है ये? 16वां, ये नहीं भूलना, 16वां फाइनेंस कमीशन है, ठीक है ना। दो चीजें याद की, मनोज पांडा है पूर्णकालिक सदस्य बने हैं, परमानेंट मेंबर बने हैं, और 16वां फाइनेंस कमीशन है। अब फाइनेंस कमीशन की थोड़ी पॉलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत बनता है? आर्टिकल 280 के तहत। इसमें कितने मेंबर होते हैं? एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं। इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इतना याद रखोगे। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि इसके 4 मेंबर कौन हैं और इसके चेयरमैन कौन है। चेयरमैन मैं भी आपको आगे बताऊंगा, अरविंद पनगेरिया जी हैं, ठीक है। इनके जो 4 मेंबर हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मनोज पांडा हो गए, बाकी रह गए 3। तो एक नाम शुरू होता है अजय से, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, आपको खुद से भी सर्च करना है। दूसरे एनी जॉर्ज मैथ्यू और तीसरे हैं सौम्या। तो आपको अजय और सौम्या जी का फुल नाम कमेंट करके बताना है। ये चारों मेंबर आपको याद करने हैं, अजय, सौम्या, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन मेंबर नहीं है, तो याद रखना, ठीक है। और 16वां वित्त आयोग है। अब एक इसमें फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है क्योंकि डेट वगैरह एग्जाम में पूछी जाती हैं अपने, कि फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करेगा? कौन से नंबर का? 16वें नंबर का। तो 31 अक्टूबर 2025 को वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो डेट याद रखना, 31 अक्टूबर 2025। इन चारों मेंबर्स के नाम, कौन सा आर्टिकल है, कौन अपॉइंट करता है, और चारों मेंबर में से 2 मेंबर अजय और सौम्या जी का आपको फुल नाम कमेंट करके बताना है। एनी जॉर्ज मैथ्यू जी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला करंट अफेयर, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। उपेंद्र त्रिवेदी कौन बने हैं? नई थल सेना के अध्यक्ष बने हैं। थल सेना मतलब आर्मी। ऊपर हमने त्रिपाठी जी पढ़े थे, नौसेना 3 आते हैं, ठीक है। इधर आर्मी, थल सेना, थल में कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। तो देखिए थल में क्या वर्ड है? 2 आते हैं, थल 1+1, 2 अक्षर का है, तो यहाँ पे भी द्विवेदी की बात हो रही है। वहाँ नौसेना में त्रिपाठी की बात हो रही थी, 3 की बात हो रही थी, यहाँ द्विवेदी में थल सेना की बात हो रही है, ठीक है। तो उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ तरीके बनाने हैं। देखो लॉजिकल नहीं है बट बना सकते हैं हम, जिससे हमें याद हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए किशोर मकवाना। किशोर मकवाना कौन बने हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन बने हैं, मतलब नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के कौन बने हैं? किशोर मकवाना चेयरमैन बने हैं। तो देखिए एनसीएसटी की बात हो रही है, ठीक है, एनसीएसटी की बात हो रही है, तो हमें इसका थोड़ा बहुत पॉलिटी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता होता है। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए और याद कर लेना जो जो चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ। देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात नहीं की गई थी। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
एक्ट हुआ, कब हुआ? 2000 में हुआ, और इसमें आर्टिकल 338 को ऐड किया गया और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बनाया गया। इसे रिपीट कर रहा हूं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं की गई थी। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में हुआ, ईयर भी याद रखना है, और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बनाया गया अंडर आर्टिकल 338। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। इसमें क्या किया गया? ये 2003 में हुआ था। इसको क्रॉस चेक करके आप कमेंट करके बताना क्या मैंने सही बताया। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, 89th अमेंडमेंट में क्या किया गया? आर्टिकल 338 ऐड किया गया और एनसी, एससी और एसटी को अलग कर दिया गया। तो 338 में कौन हो गए? एससी वाले हो गए, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, और 338 में एसटी वाले हो गए, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो याद रखेंगे, पहले वाले में कौन है? शेड्यूल कास्ट वाले हैं, और 338A में कौन है? शेड्यूल ट्राइब वाला कमीशन है। क्लियर? याद रखोगे, दोनों अमेंडमेंट याद रखोगे, कमेंट करके क्या बताना है? 89वां कौन सा अमेंडमेंट है। ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था। अब देखिए यहीं पे एक और चीज जान लीजिए, रिसेंटली एनसीबीसी को भी क्या किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया है। तो ये अमेंडमेंट कौन सा था? 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में हुआ था, ईयर भी याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के जो हैं उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया गया था। और कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया? आर्टिकल 338B। तो हमने 338 पढ़ा, 338A पढ़ा, 338B पढ़ा। और अगर मैं बात करूं, ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने से पहले था, तो वो 1993 में इसको गठित किया गया था, ये याद रखना है। तो अगर मैं बात करूं, याद रखना 338 में शेड्यूल कास्ट के बारे में, कमीशन के बारे में बात की गई है। 338 में शेड्यूल ट्राइब के कमीशन के बारे में बात की गई है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और 338B में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के कमीशन के बारे में बात की गई है। क्लियर? अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने काट रखे हैं, तो उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगला है पीयूष आनंद। पीयूष आनंद कौन बने हैं? उत्तर प्रदेश कैडर के राष्ट्रीय आपदा मोचक बल मतलब नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के महानिदेशक बने हैं। तो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म आपको पता होगी, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। पीयूष आनंद बने हैं। देखिए नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन आया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और ये बॉडी किसके एक्ट के अंदर बनी है? 2005 के एक्ट के अंदर ये बनी है। ठीक है, याद रखेंगे 2005 के एक्ट के अंदर बनी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, अधिकतर पीआईबी में आता है, जब भी कोई इंडिया में साइक्लोन आएगा, कोई डिजास्टर आएगा, तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनती है। कमेटी का नाम रिपीट कर रहा हूं, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनती है जब भी कोई क्राइसिस आता है इंडिया में। ठीक है, इसको हेड कौन करते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, किसी भी एग्जाम में आपको दिख सकता है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। नरसिंह यादव। अब देखिए नरसिंह यादव कौन बने हैं? इंडियन भारतीय कुश्ती महासंघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, नरसिंह यादव को अध्यक्ष चुना गया है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है वो याद रखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के जो आपने ब्रजभूषण जी का नाम सुना होगा, जी तो मैं लगा ही दे रहा हूँ, बट उन पर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्ज लगे हुए थे, तो अभी प्रूव नहीं हुए हैं, बट उन पर चार्ज लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से ये भारतीय कुश्ती महासंघ न्यूज़ में आ गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि इसके चेयरमैन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के चेयरमैन कौन है? संजय सिंह जी हैं इसके चेयरमैन। ठीक है, नरसिंह यादव एथलीट कमीशन के हैं और कुश्ती महासंघ के संजय सिंह है, याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अगला करंट अफेयर, कृष्ण एला कौन है? इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की कौन बनी है? कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि देखो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, ये वैक्सीन जब बनी थी कोविड के टाइम पे तो बहुत न्यूज़ में थी। ठीक है, उन्होंने किसका स्थान लिया? आधार सी पूनावाला का। उसमें आधार सी पूनावाला जी का भी नाम बहुत न्यूज़ में था, तो इसलिए कृष्णा इला का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, जहाँ याद रखने की बात है और मैं बोल रहा हूँ तो एटलीस्ट उसको याद जरूर रखना। एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा और फिर कहोगे कि गलत हो गया, तो याद रखना। ठीक है, अगले पे चलते हैं। मोहम्मद मोखबर कौन बने? ईरान के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति
बने हैं, मतलब ईरान के राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी, आप ऐसे समझिए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। और मैं अपनी घटना सार की सीरीज में पहले भी कई बार बता चुका हूं कि उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, बेल से शुरू होता है, BELL। पूरा नाम आप कमेंट करके बताएंगे, कई बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। और जब उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई थी तो उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे ईरान के, तो उनका नाम दिया हुआ है क्या है, मोहम्मद मोखबर। बट अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब वहाँ और कोई राष्ट्रपति बन गया है, तो वो राष्ट्रपति का नाम क्या है, मसूद पेजिशकान। मसूद पेजिशकान, ये नाम याद रखना आप, ठीक है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो मसूद पेजिशकान, ठीक है। ये कौन है, ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। क्लियर। अगले करंट अफेयर में चलते हैं। रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला कौन बनी है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस DGP बनी है। वही स्टेट में सबसे हाईएस्ट रैंक किसकी होती है, पुलिस में DGP की रैंक होती है। और पहले हमने मेघालय की पढ़ी थी, मेघालय में इदा सीसा, मेघ से बाल गीले हो गए और वो सीसा देख रही हैं, ठीक है। अब महाराष्ट्र की कौन बनी है, रश्मि शुक्ला, तो ये आप खुद से याद रखिए, रश्मि शुक्ला बनी है। अगले उस पर चलते हैं, रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर कौन बने हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO बने हैं। रघुराम अय्यर, ओलंपिक्स याद रख लीजिए, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। रघुराम अय्यर इंडियन ओलंपिक संघ के CEO बने हैं। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं, अरविंद पनगेरिया। तो देखिए अरविंद पनगेरिया इंपॉर्टेंट है, ये नीति आयोग के पहले वाइस चांसलर थे, ठीक है, VC थे। तो पहले उपाध्यक्ष थे कौन थे, अरविंद पनगेरिया, ठीक है। अब इनको क्या बनाया गया, 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। और ये अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करेगा 16वां वित्त आयोग, अभी मैंने आपको याद कराई थी, 31 अक्टूबर 2025। 26 नहीं है, 25 है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा, यहीं पे आपका गलत नहीं होना चाहिए। 31 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके चेयरमैन किसको बनाया गया है, अरविंद पनगेरिया जी को बनाया गया है, ठीक है। अगर मैं यही नीति आयोग की बात आ गई है तो नीति आयोग की फुल फॉर्म सबको पता होगी, मैं नहीं बताऊंगा, बट नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और किस डेट को बना था ये आपको कमेंट करके बताना है। अब नीति आयोग के फर्स्ट CEO कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर, याद रखना, सिंधु श्री खुल्लर। एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि नीति आयोग के फर्स्ट CEO कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। और इस समय कौन है, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम इस समय नीति आयोग के CEO हैं। और अगर नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे, तो वाइस चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के फर्स्ट, तो अरविंद पनगेरिया थे, ये आपको पता ही है। फर्स्ट CEO मैंने आपको बता दिया, सिंधु श्री खुल्लर, बहुत कम लोगों को याद रहता है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब नीति आयोग के वो कौन बने हैं इस समय, नहीं छोड़ दो इसको, आगे चलते हैं। सेंथिल पांड्यान। सेंथिल पांड्यान कौन है, सेंथिल पांड्यान विश्व व्यापार संघ में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो कैसे याद रखोगे, पांड्यान से उठाए पंडित जी, पंडित जी क्या करने गए हैं, ट्रेड करने गए हैं। तो नए एम्बेसडर कौन बने हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, सेंथिल पांड्यान, ठीक है। सेंथिल पांड्यान कौन बने हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए एम्बेसडर चुने गए हैं इंडिया की तरफ से। नाम भूलना नहीं है, पंडित जी क्या करने गए हैं, ट्रेड करने जा रहे हैं। अगला विकासशील। विकासशील कौन बने हैं, ADB के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, और किसको चुना गया है, विकासशील को। तो ADB का थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। ADB कब बना था, 1966 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला में है। और ADB में भारत का शेयर कितना है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, तो भारत का 4th नंबर पे हाईएस्ट शेयर है। पहला किसका है, USA और जापान का बराबर है। तीसरे नंबर पर चाइना है और चौथे नंबर पर कौन है, इंडिया है। तो 4th लार्जेस्ट शेयर है ADB में, ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको नोट डाउन कर लेना। जिसने पूरा वीडियो को देखा होगा उसी को इसका फायदा होगा, और ये मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। कंचन देवी। कंचन देवी कौन बनी है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक, महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आपको पक्का मिलेगा। कंचन देवी कौन बनी है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महानिदेशक हेड बनी है, ठीक है ना। क्या नाम है, कंचन देवी, भूलना नहीं है। कैसे याद रखोगे, फॉरेस्ट में क्या कर रही हैं, कंचा खेल रही हैं कंचन देवी जी। कंचा सबने बचपन में खेला होगा, ठीक है, जो कांच की गोलियां आती हैं छोटी छोटी, उनसे खेलते थे। तो कंचन देवी कौन बनी है, इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन की कौन बनी है, पहली महानिदेशक हेड बनी है, यहाँ होना चाहिए था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर पहले याद रखिए देहरादून में है। कहाँ पे है, देहरादून में। अब इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। आप सबने सुना होगा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। इसमें क्या किया जाएगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और प्लांटेशन एक्टिविटी की जाएगी, जिससे कि कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, याद रखना,
ठीक है, इसकी डिटेल आपको कमेंट करके बतानी है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए रोक रहा हूँ। तो आपको याद रखना है कंचन देवी कौन बनी है, पहली महानिदेशक बनी है, और इसका हेडक्वार्टर इस इंस्टीट्यूट का कहाँ पे है, देहरादून में, भूलना नहीं है, पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच।